नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, दिल्ली से। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग होगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर ये बैठक की जाएगी। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। बालटाल और पहलगाम चंदनवाड़ी मार्गों पर सुरक्षा पर खास फोकस किया जाएगा। बेस कैंप, सर्विलांस और आपातकालीन व्यवस्था पर भी फोकस रहेगा। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा का रजिस्ट्रेशन अभी तक करा लिया है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को खत्म होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। तो ये बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है क्योंकि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर मेन फोकस किया जाएगा और ऐसे में यात्रा को सुगम बनाने के लिए वो तमाम तैयारियों पर पहले से फोकस किया जाएगा। मीटिंग में तमाम दिग्गज अधिकारी भी शामिल होंगे। बाल्टन और पहलगाम चंदनवाड़ी ये मार्ग बेहद अहम हो जाते हैं। इन मार्गों पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त भी कराए जा सकते हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी और इस यात्रा को लेकर दिल्ली में आज हाई लेवल की बैठक होने वाली है। अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक कई मायनों में खास हो जाती है क्योंकि बाल्टन और पहलगाम ये मार्ग बेहद अहम है जिसके लिहाज से सुरक्षा पर कड़ी बंदोबस्त किए जा सकते हैं। और उस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, इंडिया ब्लॉक की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बैठक से पहले ही इंडिया ब्लॉक में टूट के भी आसार देखे जा रहे। दरअसल बैठक में डीएमके ने दूरी बना ली है। आप भी बैठक में शामिल नहीं हो रहा है। दोपहर 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी जिसमें ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए सरकार को घेरने के लिए 2 साल बाद इंडिया ब्लॉक की आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। कांग्रेस का दावा है कि इसमें 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। हालांकि पार्टी ने इन दलों के नाम अभी तक सामने नहीं लाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 23 दल भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में इंडिया जनबंधन लिखा है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक पहले से ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। रविवार को उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी और इस बैठक की डिटेल सामने फिलहाल नहीं आई है। इंडिया के अब तक 6 बैठकें हो चुकी हैं और इसमें एक वर्चुअल बैठक भी शामिल है और ऐसे में आज एक और भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आधिकारिक तौर पर इंडिया का एजेंडा अभी तक सेट नहीं है। अभी सभी दल अपने अपने मुद्दे उठा सकते हैं इस बैठक में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रिया राय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिया, आज का दिन इंडिया गठबंधन के लिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि दिल्ली में ये हाई लेवल की बैठक होने वाली है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है रिया? कौन कौन दल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? कितने बजे ये बैठक होगी रिया? आज इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है और ये तकरीबन दोपहर के 12 बजे जो बैठक है इसका आयोजन होना है। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक को कई महत्वपूर्ण मुद्दों से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से जयराम रमेश ने एक्सपोर्ट पर जानकारी करके ये बताया है कि आज कहीं ना कहीं पर एनडीए का घेराव भी होने वाला है और मुख्य रूप से ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक के अंदर तकरीबन 23 जो राजनीतिक दल है उनके शामिल होने की संभावना है। और बैठक में खासकर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई ऐसे जो प्रमुख विपक्षी नेता के जो चेहरे हैं उन पर क्यास लगाए जा रहे हैं कि उनके पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि इस महत्वपूर्ण बैठक से डीएमके और उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी दूरी बना ली है। लेकिन इस बीच तस्वीर ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी सामने आ रही है जहां पर दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। लेकिन अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि जो
महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है उसमें डीएमके और साथ ही साथ में आम आदमी पार्टी अपनी दूरी को तय कर रही है। लेकिन इसमें देखिए कि जो 23 राजनीतिक दल हैं, मुख्य रूप से अगर उनकी बात करें तो बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, ऐसी कई सारी जो प्रमुख पार्टियां हैं लोकतांत्रिक रूप में, वो कहीं ना कहीं पर इस पूरी बैठक में नजर आएंगी। और इसी के साथ में जो मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, वो प्रमुख रूप से इसमें मौजूद रह सकते हैं। और साथ ही साथ में ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुकी है ममता बनर्जी और उसी के साथ में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, ये भी शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली पहुंच भी चुकी हैं। उन्होंने बिल्कुल रिया, लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आज ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि अपने सहयोगी दलों को कैसे एकजुट रखा जा सके, क्योंकि कांग्रेस की जो एक्टिविटीज है उससे उनके तमाम सहयोगी दल वो नाराज चल रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, पहले से ही दूरी बना ली है आम आदमी पार्टी ने इस गठबंधन से। डीएमके भी अब कांग्रेस की वजह से इस बैठक में शामिल होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहले से तमाम नेता साफ कर चुके हैं कि वो सदन में भी कांग्रेस से दूर बैठेंगे। यानी कि बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कि अपने सहयोगी दलों को कैसे एकजुट रखा जा सके। रिया जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक तरफ महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन काफी समय बाद एक साथ आने वाला है और जिस तरह से इसमें ये बताया जा रहा है कि इस बैठक का जो प्रमुख और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि एनडीए सरकार का किस तरीके से घेराव करना है। तो कहीं ना कहीं पर उस घेराव से पहले ही अभी इंडिया गठबंधन में ही फूट नजर आ रही है, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी की अगर बात करें तो उन्होंने भी कई बार गठबंधन से अपनी दूरी को तय किया है, आम आदमी पार्टी ने भी कई बार दूरी को तय किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पर प्रमुख रूप से जिस तरह से अभी दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं पर जनबंधन के रूप में दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो प्रमुख सरकार है उससे जनता परेशान हो चुकी है। और ऐसे में जब इंडिया गठबंधन की एकजुटता एक मंच पर नजर आएगी तो बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और जनता कहीं ना कहीं पर उस पर विशेष ध्यान देगी। देखिए इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, हालांकि बड़ा मुद्दा यही है कि एनडीए का किसी तरीके से घेराव जो है वो किया जाए, क्योंकि अभी वास्तविक तौर पर जो वर्तमान में चीजें देखी जा रही हैं वो आम जनता के लिए सहन करना बेहद मुश्किल हो गया है। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन का मंच होगा तो उस पर सभी अपने मुद्दों को रखेंगे और प्रमुख मुद्दा नीट परीक्षा से लेकर भी जोड़ा जा रहा है। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल रिया, अब देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को एकजुट कर पाती है या फिर ये जो दरार है ये सामने निकल कर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मालवीय नगर अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। मालवीय नगर अग्निकांड में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इलाज के दौरान ये मौत हुई है। शनिवार देर रात विदेशी नागरिक की मौत से एक बार फिर से आंकड़ा बढ़ गया है। पीड़ित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब बता दें कि 22 लोगों के इस अग्निकांड में मौत हो चुकी है। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मृतकों की संख्या की पुष्टि भी कर दी है। दक्षिणी दिल्ली के हौजरानी स्थित मालवीय नगर अग्निकांड से झुलसे एक और व्यक्ति के इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई है। इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। मृतक नाइजीरियाई नागरिक, आपको बता दें कि वो अकेला था जो घटना के बाद से अस्पताल में भर्ती था और उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। हालांकि इलाज के दौरान अब उसकी मौत हो गई है। तो लगातार मालवीय नगर अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 21 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो इलाज के लिए अभी भी उनका इलाज चल रहा है और ऐसे में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की और मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। तो स्विच मालवीय नगर अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है, कार्रवाई भी की जा रही है। जो होटल का मालिक था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस होटल में जो कुक था
उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और इस पूरे मामले को लेकर तह तक पूरी जांच पड़ताल हो रही है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मरने वालों की संख्या है वो अब बढ़कर 22 हो गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, मालवीय नगर अग्निकांड जो था वो बड़ा भयावह था, सभी को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में 21 लोगों की मौत तो ऑन द स्पॉट हो गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि यह संख्या बढ़ रही है। विकास जी बिल्कुल, दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी इलाके में 3 जून को ये आग लगी थी और इस भयानक आग में लगभग पहले ही 21 लोगों की मौत हो चुकी थी। और अब कल शाम को पुलिस ने इसको लेकर जानकारी दी है कि जो मौत हुई है वो एक विदेशी नागरिक की हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि उसको गंभीर चोटें आई थी और कहीं न कहीं वो झुलस ज्यादा गया था, जिसकी वजह से उसने दम तोड़ दिया है। और अब इन मौतों की संख्या जो है वो 22 हो चुकी है। अगर अब टोटल डेटा की बात करें तो अब तक जो पुलिस ने बताया है कि जो टोटल मौतें हुई हैं उसमें संख्या वो 13 विदेशी नागरिकों की और 9 जो कि भारतीय नागरिक शामिल हैं। इस आग लगने के बाद लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और कहीं न कहीं पहले ही इस होटल के मालिक जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और कल जैसा कि हमने देखा कि वहां के रसोइयों को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि स्टोव से एक आग लगी थी। आग लगने के बाद वो घबरा गया, उसने स्विच बंद कर दिया, फिर भी आग इतनी बढ़ गई कि वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाया और वो आग का एक भयानक रूप ले लिया। और कल पुलिस ने पहुंचकर इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ था इसका रिक्रिएशन भी करवाया और वहां पर सारी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि आखिर इतनी बड़ी भयानक आग कैसे लगी, आखिर ये कैसे आग ने इतना प्रकोप रूप ले लिया जिससे कि ये घटना घटित हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच भी कर रही है और सरकार भी इसको लेकर कहीं न कहीं सख्ती बरत रही है। आसपास के इलाकों में अगर बात की जाए तो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर होटल जितने भी हैं उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। प्रशासन ने पिछले 3 तारीख से अब तक लगभग 30 से ज्यादा वहां के जो होटल है। विकास, इस अग्निकांड में जो लोग घायल हुए थे उनकी अभी स्थिति अस्पताल में क्या बनी हुई है? क्या वो खतरे से बाहर है या स्थिति नाजुक है? कितने लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है, क्या कोई जानकारी है? विकास देखिए, इस घटना में लगभग 25 से ज्यादा लोग जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। लगातार बात की जाए तो वहां पर जो अस्पताल की टीम है वो नजर बनाए हुए है और कहीं न कहीं ये जो कल एक मौत हुई है इसको लेकर पहले ही अस्पताल के कर्मियों ने कह दिया था कि कहीं न कहीं एक व्यक्ति है जो गंभीर हालत में है और उसको लेकर कहा था कि वो सही हो जाएंगे, लेकिन किसी कारण मतलब उन्होंने यानी उनकी स्थिति है वो सही नहीं हो पाई, वो अच्छे नहीं हो पाए और जिसकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी जो घायल वहां पर एडमिट हैं उनकी स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है और पुलिस ने और अस्पताल के जो अधिकारियों हैं उन्होंने ये भी साझा किया है कि अब किसी भी जो व्यक्ति है या कोई भी वहां पर इलाज करवा रहा है वो अब सामान्य स्थिति में बना हुआ है। जी बिल्कुल विकास, लेकिन सवाल इसमें ये भी उठता है कि इतना बड़ा अग्निकांड हो जाता है, प्रशासन उसके बाद जागती है, सरकार उसके बाद जागती है। क्या अब ये माना जाए कि जो इस तरीके के और भी होटल दिल्ली में चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको बंद करवाया जाएगा जिनके पास एनओसीज नहीं है, वो तमाम जो नियम नहीं अपनाए जा रहे हैं इन होटलों की तरफ से, क्या उन पर शिकंजा कसा जाएगा या माना जाए कि आने वाले दिनों में ये सब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे? विकास नहीं, साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये सरकार लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है और हमने देखा भी कि दिल्ली के तमाम सारे होटलों में वहां पर जो एमसीडी की टीम है और अग्नि जो शमन की टीम है वो पहुंचकर वहां पर जायजा ले रही है और देख रही है अगर उनके पास किसी भी तरीके का दस्तावेज है, उनके पास जो कागजात होते हैं उनको इशू हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्योंकि इस होटल की अगर बात की जाए जो फ्लोरेंस स्टे जो मालवीय नगर का ये होटल था, इसमें ये देखा गया था कि कहीं न कहीं 6 कमरों का उन्हें परमिशन मिली थी और वो वहां पर 25 से ज्यादा कमरे चलाए जा रहे थे।
अगर इस तरीके के कहीं भी मिल रहा है, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है जो नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनके खिलाफ साफ तौर पर दिल्ली सरकार, दिल्ली का प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मालवीय नगर के आसपास के जो इलाके हैं, तमाम होटल चल रहे हैं, तमाम रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके के हादसाएं होती है, इस तरीके की घटनाएं होती है, उसके बाद ही प्रशासन जागता है, उसके बाद ही सरकार जागती है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर लखनऊ में बिजली व्यवस्था की बदहाली से लोग लगातार परेशान है। 10 से 12 घंटे तक के बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तेलीबाग में 12 घंटे से बिजली गुल है, 8000 लोग बिजली गुल से प्रभावित हो रहे हैं। रायबरेली रोड की कई कॉलोनियों में रात 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली ही नहीं आई है। बिजली संकट से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, आम जनता भी परेशान हो रही है और व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कटौती पर विधायक ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। लखनऊ में बिजली व्यवस्था के बदहाल स्थिति से लोग लगातार परेशान हैं। शहर के कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली कटौती ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तेलीबाग क्षेत्र में पिछले 12 घंटे से बिजली गुल रहने से करीब 8000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं रायबरेली रोड स्थित एकता नगर, पंचवटी कॉलोनी, ओम नगर, साहू कॉलोनी और शिव धाम कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में भी घंटों बिजली संकट बना रहा। अमीनाबाद में लगातार बिजली कटौती से व्यापारियों का कामकाज ठप हो गया, जिसके बाद नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन भी किया है। वहीं अगर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जबरदस्त कटौती पर विधायक ओपी श्रीवास्तव ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बैठक की है। और इधर बिजली विभाग अगले वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए 261.80 करोड़ रुपए की योजना बनाकर सुधार की तैयारी में जुटा हुआ है। उसके बाद भी बिजली से लोग प्रभावित हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहां घंटों बिजली नहीं आ रही है। लखनऊ जैसे शहर में ये हालात हैं, तो गांव क्षेत्र में क्या स्थिति होगी? पुनीत, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट काफी ज्यादा बढ़ गया है, 10 से 12 घंटे की कटौती हो रही है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, खाली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में तकरीबन 8000 लोगों ने पिछले 12 घंटे बिजली का संकट झेला है। रायबरेली रोड पर अंबेडकर नगर उपकेंद्र सप्लाई होती है, एकता नगर, पंचवटी कॉलोनी, मीना आवास और साहू कॉलोनी तमाम कॉलोनियां हैं, जहां पर शनिवार रात दोपहर में 2 बजे लाइट चली गई और रविवार को दोपहर 2 बजे तक लाइट नहीं आई। इसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया, लोगों ने उपकेंद्र का घेराव किया। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जब उपकेंद्र पर फोन किया जाता है तो सीयूजी नंबर उठता नहीं है, जेईएसडीओ फोन नहीं उठाते हैं। बिजली विभाग के पास में इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पूर्वी विधायक, जो पूर्वी क्षेत्र के विधायक ओपी श्रीवास्तव, उन्होंने तो अधिकारियों को फटकार तक लगाई है क्योंकि उनके यहाँ क्षेत्र में कटौती सबसे ज्यादा हो रही है। समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगले साल किस तरीके से काम करेंगे उसके लिए पैसे का बंदरबार करने की व्यवस्था कर ली गई है। 261.80 करोड़ रुपए पास और कराए जा रहे हैं। 15 लाख उपभोक्ताओं को अगले साल बिजली की व्यवस्था सुधारने की तैयारी है। गोमती नगर क्षेत्र में 96 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, अमौसी क्षेत्र में 75 करोड़ रुपए, जानकीपुरम क्षेत्र में 46 करोड़ रुपए, लखनऊ मध्य में तकरीबन 45 करोड़ रुपए। अरे सबसे बड़ी बात है कि हर बार इस तरीके से भारी भरकम बजट पास होता है हर वर्ष। ये बजट 26-27 वित्तीय वर्ष के लिए भी पास हुआ था, लेकिन नतीजे आपके सामने है कि लखनऊ के हालात गांवों से बदतर हैं। यहाँ 8-10 घंटे अमूमन बिजली कटौती हो रही है। लखनऊ का चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, अमीनाबाद जैसे क्षेत्र में, नजीराबाद में 3 से 4 घंटे बिजली गुल रही, जिससे व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ लाइट नहीं। जब मौके पर समस्या का समाधान करना चाहिए तो समस्या का समाधान न करके बिजली विभाग भारी भरकम बजट की तैयारी कर रहा है। लगातार सवाल ये उठता है कि बैठकें की जाती हैं, बजट जारी किया जाता है, लेकिन स्थिति सुधरती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर कौशांबी में पाइपलाइन के कनेक्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव में एक महिला पर तमंचे की बट से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पाइप कनेक्शन को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। पीड़िता शाजिया बेगम का आरोप है कि विवाद के दौरान गाली गलौज और धक्का मुक्की के बीच आरोपी
उवैद ने कमर से तमंचा निकालकर उसकी बट से सिर पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोकराझ पुलिस ने आरोपी उवैद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध तमंचा, 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी हैं और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। हमारे दरवाजे पे पाइप का कनेक्शन करवा रहे थे, हमने मना करा, कईयूम निकले गाली बकने लगे और उनका लड़का उवैद निकला, वो जो है तो कट्टा लेके दौड़ा और फिर जो जुनैद है उसका लड़का तो वो आया हमको धक्का देने लगा, तो उसी के पीछे मारपीट होने लगी है। मार दिए कट्टे की वो हमारे उससे के हमारे ये सर फट गया है। अभी तक कोई जांच भी नहीं वाले आए, गाली उल्टा हम लोग को बक रहे थे और जब हमने उनकी मोबाइल में वीडियो बनाई तो उन लोगों ने मोबाइल खुद छीन लिया और उल्टा उन लोगों को छोड़ दिया, बरी कर दिया। मैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी कर ले, आजकल गुंडा राजी क्या ये कुछ भी किसी के साथ में कर ले, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है इन लोग के साथ में। और धमकी दे रहे हैं। हमारा छोटा सा भैया था उसको भी दौड़ा लिए, डंडा लेके लाठी लेके हमारे घर पे पथराव कर दिए, हमारे दरवाजे पर इतना ईंटा मारे, वो मारे, डंडा मारे। कुछ समझ में हम लोग की नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें उस टाइम पर। ये तो गड्ढे में पड़ी थी, इनको हम निकाल भी नहीं सकते। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए CNN न्यूज।